नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे H-1B वीजा में अमेरिका ने छूट दी है, किस प्रकार की छूट है इस पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के स्टैचू ऑफ यूनिटी पर बयान है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, कहाँ है, इस पर चर्चा करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत का उद्घाटन किया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। भारत की क्रिकेट में हार हुई है, ऑस्ट्रेलिया की जीत हुई है, इसको देखेंगे। इसके साथ साथ भारत ने रक्षा खरीद समझौता किया है, कितने हजार करोड़ का यह रक्षा खरीद समझौता है, इस पर हमारी करंट अफेयर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने है। 19 सितंबर 2025 को अमेरिका ने H-1B वीजा के संबंध में कौन सा नया नियम लागू किया था? तो ये नया नियम था, नए आवेदन पर $1 लाख अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था। तो यह शुल्क अब नहीं लगाया जाएगा, इसके लिए नई नियमावली जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने इस पर बात कर ली है, तो इसके बारे में 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किया कि 21 सितंबर से नए H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, लेकिन यह अब नहीं देना होगा। इसके बारे में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके साथ अगला प्रश्न। अमर उजाला की 22 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार किन लोगों को इस शुल्क में छूट दी गई है? तो यह ऑप्शन बी, पुराने H-1B वीजा धारकों के लिए इसमें छूट दी गई है। USCIS ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए आवेदनकर्ताओं पर लागू होगा, पहले से जारी वीजा या एक्सटेंशन चाहने वालों पर यह लागू नहीं होगा। इसमें अमेरिका ने राहत दे दी है। अगला प्रश्न। अमेरिका के नियम के अनुसार H-1B वीजा का नया शुल्क किस तारीख के बाद दाखिल याचिकाओं पर लागू होगा? ऑप्शन सी, 21 सितंबर 2025। व्हाइट हाउस के आदेश के अनुसार यह प्रावधान 21 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। अगला प्रश्न। भारत सरकार ने H-1B वीजा नियमों में बदलाव पर क्या प्रतिक्रिया दी है? भारत सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत सरकार ने विदेशों से अपने अच्छे संपर्क बनाने शुरू कर दिए। अमर उजाला रिपोर्ट में उल्लिखित शुल्क ₹88 लाख किस संदर्भ में बताया गया है? तो यह हमारा अमेरिका डॉलर शुल्क के रूपांतरण के रूप में बताया गया है। साने तकाइची ने जापान के प्रधानमंत्री की पद को संभाला है। ये यहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। ये इनकी तस्वीर है। ये जापान की संसद में इनको बधाई देते हुए सांसद हैं। और इसी के साथ साथ हमारे नए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला अब आपके सामने आने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न का आंसर। अक्टूबर 2025 में जापान की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ऑप्शन सी, साने ताइकाची जापान की प्रधानमंत्री बनी है। 21 अक्टूबर 2025 को साने ताइकाची जापान की संसद द्वारा देश की नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। साने ताइकाची किस राजनीतिक दल से संबंध रखती है? तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP से संबंध रखती है। साने ताइकाची का प्रधानमंत्री चुना जाना किस ऐतिहासिक कारण से विशेष है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कारण यह ऐतिहासिक जीत है, इसलिए यह बहुत खास बात है। साने ताइकाची को प्रधानमंत्री पद पर किस तारीख को चुना गया? तो 21 अक्टूबर 2025 को इनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है।
साने ताइकाची के नेतृत्व में जापान की सरकार किन दो दलों के गठबंधन से बनी है? तो एलडीपी और ईशान जापान इनोवेशन पार्टी के गठबंधन से यह सरकार बनी है। अभिनेता गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया है। इन्होंने 400 के आसपास फिल्मों में काम किया है। इनसे भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। ये फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने हास्य अभिनेता रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न का आंसर ये है असरानी जी। इनकी तस्वीर हमने यहाँ पर साझा की है। इसके साथ साथ पहला प्रश्न हमारे सामने है, अभिनेता असरानी का निधन कब हुआ? तो 20 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न, असरानी किस प्रसिद्ध फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हमारे शोले फिल्म के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। था असरानी का पूरा नाम क्या था? असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। वे 1960 से 2025 तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय कलाकार रहे हैं। असरानी ने अपने अभिनय करियर में लगभग कितनी फिल्मों में काम किया है? तो इन्होंने अभी तक लगभग 400 फिल्मों में काम किया है। असरानी का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? तो ये सांता क्रूज मुंबई में किया गया है इनका अंतिम संस्कार। अगला प्रश्न होगा हमारे बैंकिंग से। 1 नवंबर 2025 से बैंक खाते पर डिपॉजिट, लॉकर आदि के लिए अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति नॉमिनी हम चुन सकते हैं। यह नॉमिनी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी, जो अब और ज्यादा सरल हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोग नॉमिनी बन सकते हैं। पहला प्रश्न, 1 नवंबर 2025 से बैंक खाता धारक अधिकतम कितने नामांकित व्यक्ति चुन सकते हैं? तो ऑप्शन सी 4 नामांकित व्यक्ति चुन सकते हैं। अगला प्रश्न, नए नामांकन नियम किस तिथि से लागू होंगे? तो ये 1 नवंबर 2025 से ये लागू होंगे। खाता धारक नामांकित व्यक्ति को किस प्रकार बांट सकता है? तो ये समान या प्रतिशत के आधार पर बांट सकता है। जिसको जितने प्रतिशत में चाहे वह उस हिसाब से नॉमिनी बना सकते हैं। लॉकर, सेफ डिपॉजिट लॉकर के मामले में कौन सा नियम लागू होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल क्रमबद्ध नामांकन संभव होगा। इस सुविधा का उद्देश्य क्या है? इस सुविधा का उद्देश्य ऑप्शन सी, उत्तराधिकार प्रक्रिया को सरल बनाना है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। सीजेआई बनने जा रहे हैं। वर्तमान सीजेआई न्यायमूर्ति बीआर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। नए सीजेआई अब हमारे सूर्यकांत जी होंगे, जिनकी तस्वीर ये है हमारे नए सीजेआई सूर्यकांत जी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं ये। पहला प्रश्न, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन होंगे? तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत होंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 23 नवंबर 2025 से भारत के अगले सीजेआई बनने जा रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म कब हुआ? तो 24 सितंबर 1962 को इनका जन्म हुआ है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत किस तारीख तक सीजेआई के पद पर कार्यरत रहेंगे? तो ये आपके 2027-23 सितंबर तक रहेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सीजेआई नियुक्त करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये हमारी अनुच्छेद 124 के पैरा 2 के अनुसार यह होती है। ऑप्शन ए हमारा सही है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत के कार्यकाल से पहले वर्तमान सीजेआई कौन थे? तो वर्तमान सीजेआई BR गवई हैं। और रुपए 79,000 करोड़ के हथियार व सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी भारत सरकार ने दी है। 79,000 करोड़ के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे पहला प्रश्न हमारे सामने है। भारत सरकार ने रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो 79,000 करोड़ रुपए की राशि को यहाँ पर भारत सरकार ने मंजूरी दी है। 23 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ की हथियार व उपकरण खरीद को मंजूरी दी है। 79,000 के उपकरण भारत सरकार खरीदेगी। अगला प्रश्न, इन परियोजनाओं की मंजूरी किस परिषद की बैठक में दी गई है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में यह दी गई है। DAC की बैठक में यह निर्णय लिया गया है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। अगला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए खरीदी जा रही है? तो ऑप्शन सी S-400 मिसाइल प्रणाली भारत के लिए खरीदी जा रही है जो रूस द्वारा निर्मित है। यह भारतीय वायुसेना की वायु क्षमता बढ़ाने के लिए खरीदी जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना के लिए कितने स्वदेशी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डाक LPD पोत खरीदे जाएंगे? तो ये 4 LPD पोत खरीदे जाएंगे। नाग M के सेकेंड मिसाइल प्रणाली किस बल के लिए खरीदी जा रही है? तो ये भारतीय सेना के लिए खरीदी जा रही है। अगला प्रश्न, नौसेना के लिए स्वीकृत हथियारों में से कौन सा शामिल है? तो ऑप्शन ए 30 मिलीमीटर नौसैनिक सतह तोप इसमें शामिल है। हाई मोबिलिटी वाहन HMVS किन बलों के लिए खरीदे जाएंगे? तो ये भारतीय सेना के लिए खरीदे जाएंगे। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है। नाग M के सेकेंड और अन्य हथियार प्रणालियों की खरीद को मंजूरी किस वर्ष दी गई है? तो ये 2025 में इसको मंजूरी दी गई है। अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अगले प्रश्न होंगे हमारे लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस से। लॉजिस्टिक्स क्या है और वेयरहाउस क्या है इसके बारे में जानेंगे। लॉजिस्टिक्स का मतलब है सामान, उत्पाद या सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। इसके साथ साथ वेयरहाउस का क्या मतलब है? सामान या उत्पादों को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखने की जगह वेयरहाउस कही जाती है। यह एक बड़ा गोदाम होता है। ये एक स्टोरेज फैक्ट्री होती है एक तरह की। ये हमारे हैं प्रधानमंत्री जी, ये है हमारी सरदार पटेल जी की तस्वीर। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बयान दिए हैं इससे भी हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो में हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख उदाहरण राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, इसलिए यह स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया है प्रधानमंत्री जी ने। संविधान की सार्वभौमिकता के लिए यह जरूरी है। राष्ट्रीय एकता पर बल देने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया है? तो यह हमारे प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2024 को यह मनाया था। वेयर हाउस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इन प्रश्नों को हम करते हैं। इसके साथ साथ अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान के किस पहलू पर जोर दिया है? तो हमारे यहाँ संविधान की सार्वभौमिकता पर यहाँ बल दिया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है? तो देश की आत्मा और सामाजिक संस्कृति के लिए यह जरूरी है। प्रधानमंत्री ने विकास और एकता के संबंध में क्या कहा है? तो प्रधानमंत्री ने एकता और विकास के संबंध में, विकास तभी संभव है जब समाज में एकता और अखंडता हो, यह बात प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान नेता को समर्पित है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी युद्धपोतों में से एक प्रमुख पोत है INS उदयगिरी। यह पोत भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे पहले हम चर्चा करेंगे साथियों, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में 38 लॉजिस्टिक हब बनाएगी। इसमें 2600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया। उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए यूपी-सीडा की रणनीति यहाँ पर लागू करेगी। इससे उत्तर प्रदेश के उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। उद्योग सरल एवं सुगम होंगे। लाभार्थियों को इसका सीधा लाभ दिया जाएगा। सभी सामान सुविधाजनक रूप से आपको उपलब्ध करे जाएंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके बारे में हमारी इतनी ही जानकारी आपके सामने है। इसके बारे में विस्तृत रूप से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे तैयार नहीं हो पाए। INS उदयगिरी की तरफ आते हैं। INS उदयगिरी से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। उससे पहले हम उदयगिरी की तस्वीर आपको साझा कर रहे हैं। ये है INS उदयगिरी, ये उसकी तस्वीरें हैं। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसके साथ पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न का आंसर, INS उदयगिरी किस प्रकार का युद्धपोत है? तो यह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जिसे ASW कहा जाता है। INS उदयगिरी का निर्माण किस शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया है? तो यह गार्डन दी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा किया गया है। INS उदयगिरी की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी 77 मीटर लंबाई है। INS उदयगिरी की प्रणोदन प्रणाली क्या है? तो यह डीजल इंजन वाइटर जेट है। यह INS उदयगिरी भारतीय नौसेना की किन क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा? तो यह पनडुब्बी रोधी और तटीय निगरानी करेगा। इसके साथ भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया में भारत की हार हुई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए ODI मैच में कितने विकेट से हारा है? तो भारत 2 विकेट से यहाँ पर हारा है। भारत ने एडिलेड ODI में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट से हार का सामना किया है। एडिलेड में यह मैच किस दिन खेला गया था? तो यह 23 अक्टूबर को खेला गया था। 23 अक्टूबर 2025 में यह मैच खेला गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच कितने ओवर में जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 46.2 ओवर में यह मैच जीता है। 46.2 ओवर में जीता है यह।
भारत की तरफ से इस मैच में सबसे अधिक रन कौन बनाए, किसने बनाए? तो सबसे अधिक रन रोहित शर्मा ने यहाँ पर बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 97 गेंदों में 73 रन बनाए, जो भारत की सर्वोच्च पारी है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कौन से गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लिए? तो एडम जंपा ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। साथियों, इसी के साथ हमारा डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया। यह हमारे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एक एक चीज आराम से पढ़ सकते हैं। साथियों, इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और हिंदी की भी वीडियो आपकी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाकर इनको पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारी अन्य वीडियो भी आपको मिलेंगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत साथियों।